सर्बिया की संसद में जंग जैसे हालात हो गए। विपक्षी सांसदों ने स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले दागे, मचा कोहराम। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था जो यहाँ देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में अब भारत ने भी किया है एक बड़ा खेल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सर्बिया के विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद के अंदर स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले फेंके। इस कारण पूरे संसद में धुआं भर गया। कई सांसदों को सांस लेने में परेशानी के बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत बाहर निकाला। विपक्षी सांसद सर्बियाई सरकार की नीतियों के विरोध और प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान संसद की कार्रवाई का लाइव प्रसारण भी हो रहा था। प्रदर्शनकारी छात्र 4 महीने पहले एक स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की मौत के बाद गुस्साए हुए हैं। उनका दावा है कि ये सब सरकार के भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। ये घटना अब सर्बियाई सरकार के लिए एक बहुत बड़े खतरे में बदल गया है। संसद सत्र में सर्बियाई प्रगतिशील पार्टी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा एजेंडे को मंजूरी दिए जाने के बाद कुछ विपक्षी राजनेता अपनी सीटों से संसदीय अध्यक्ष की ओर भागे और सुरक्षा गार्डों के साथ हाथापाई भी करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप। ये सर्बिया के अंदर का सीन है। इसके बाद कुछ सांसदों ने संसद के अंदर स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले फेंक दिए। लाइव टीवी पर संसद के अंदर काला और गुलाबी धुआं उठता दिखाई दिया। स्पीकर एना ब्रनब्रिक ने कहा कि 2 सांसद घायल हो गए, जिनमें से एक एसएनएस पार्टी के जैस्मिना ओब्राडी को स्ट्रोक आया है। उनकी हालत गंभीर है। उन्होंने सत्र में कहा कि संसद काम करना और सर्बिया की रक्षा करना जारी रखेगा। संसद को मंगलवार को विश्वविद्यालय के लिए निधि बढ़ाने वाला कानून पारित करना था, जो दिसंबर से संकायों को अवरुद्ध करने वाले छात्रों की मुख्य मांगों में से एक है। संसद को प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक के इस्तीफे पर भी ध्यान देना था, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा एजेंडे में रखे गए अन्य मदों ने विपक्ष को नाराज कर दिया है। हालांकि ये चीज दिखला रहा है कि सर्बिया में कैसी स्थिति है। आप जरा सोचिए कि एक संसद के अंदर इस तरीके का माहौल पैदा हो जाना, यह अपने आप में बहुत ही अजीब घटना है, जहां लोग लेकर अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर यहाँ पर परेशान हो चुका है और स्पीकर को अब समझ में नहीं आ रहा है। चीजें अंधेरे में यहाँ दबती हुई दिख रही हैं। ये सारी चीजें बता रही है कि सर्बिया के अंदर हालात ठीक नहीं है और इस तरह की घटनाएं भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत भी देती हुई नजर आ रही हैं। खैर, अब जहां सर्बिया की संसद में ये अभूतपूर्व हंगामा विपक्षी सांसदों द्वारा इस तरीके से एक बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। ये घटना बहुत ही अजीब समय में देखने को मिल रही है। काले और गुलाबी धुएं के बादल छा गए। सांसदों के बीच में हाथापाई भी हो रही। पिछले 4 महीनों से यहाँ छात्र आंदोलन भी चल रहा है और इस छात्र आंदोलन के बाद यहाँ देखने को मिल रहा है ये हंगामा सर्बिया के बेलग्रेड में संसद के वसंत सत्र के पहले दिन ही हुआ है। सर्बिया की संसद में अशांति का इतिहास नया नहीं है। 1990 के दशक में यूगोस्लोवाकिया के विघटन के बाद सर्बिया में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई, लेकिन ये अवधि अस्थिरता और हिंसा से भरी रही। 27 मार्च 2000 की एक घटना है जब स्लोबोदन मिलोसेविच के शासन के खिलाफ विपक्षी प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर हमला किया था। उस समय प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे और मिलोसेविच के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सत्ता का अंत हुआ था। और इस दौरान संसद में भी तनावपूर्ण दृश्य देखे गए, जिसमें सांसदों के बीच बहस से लेकर शारीरिक टकराव तक शामिल थे। ये घटना आज की स्थिति में इसलिए मेल खाती है क्योंकि दोनों ही मामलों में जनता और विपक्ष का गुस्सा सरकार के कथित अक्षमता और भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ये घटना सर्बिया में गहरे राजनीतिक संकट का संकेत है। पिछले 4 महीनों से छात्रों, शिक्षकों और किसानों के नेतृत्व में चल रहा प्रदर्शन राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिच के 10 साल के शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है, जो भ्रष्टाचार और लापरवाही का एक प्रतीक बन गया है। स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल एक नाटकीय कदम था, जो विपक्षी हताशा और सरकार के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने की इच्छा को दिखा रहा है। इस संसद के स्पीकर एना एनब्रिच ने इसे रंग क्रांति दिया है। दावा किया है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की साजिश है। सत्तारूढ़ गठबंधन
गठबंधन ने इस घटना के बावजूद सत्र जारी रखा है, जो उनकी स्थिति को दिखला रहा है। खैर, यहाँ पर भविष्य में क्या होगा, सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठने लगेंगे। इस तरीके का हंगामा एक अलग ही लेवल पे है। हालांकि यूरोप में अन्य जगह भी कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और ये अभी मान रहे हैं कि पश्चिम के साथ इनके घटते रिश्तों के कारण हो रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं भारत ने चाइना को एक बड़ा झटका दिया है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे भारत की सीमा पर चीन के वर्चस्व के खिलाफ एक रणनीतिक कदम है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे NH-9113 भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जो न केवल भारत चीन सीमा पर रणनीतिक संतुलन को मजबूत करने का प्रयास है, बल्कि देश के सबसे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने का एक माध्यम है। ये हाईवे जो 1637 से 2000 किलोमीटर तक फैला होगा, जिसकी लागत लगभग 42,000 करोड़ रुपए होगी, वास्तविक नियंत्रण रेखा के लगभग समानांतर चलेगा और कुछ स्थानों पर सीमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसका उद्देश्य सैन्य गतिशीलता को बढ़ाना, निगरानी को मजबूत करना और अरुणाचल प्रदेश में भारत की संप्रभुता को और अधिक सशक्त करना है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो चीन के साथ सीमा विवाद का एक प्रमुख केंद्र रहा है। ये हाईवे मागो भूटान के पास से शुरू होकर तवांग, अपर सुबसिरी, तुतिंग मेचुका, दिबांग घाटी, किबुथु और विजयनगर तक जाएगा। ये परियोजना न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। ये हाईवे नदी घाटियों को जोड़ेगा और सेना को एक घाटी से दूसरी घाटी तक आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का इतिहास लंबा और जटिल है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1962 का भारत चीन युद्ध है, जिसमें भारत को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में भारत की हार का सबसे बड़ा प्रमुख कारण था सीमा पर बुनियादी ढांचे की कमी। उस समय भारत के पास न तो पर्याप्त सड़कें थी, न ही सैन्य साजो सामान थी जो तेजी से सीमा तक पहुंचाया जा सकता था। इसके विपरीत चीन ने अपनी ओर से सड़कों को, रेलवे को मजबूत नेटवर्क विकसित कर लिया था, जिसने उनकी सेना को तेजी से आगे बढ़ने में मदद की। तवांग और बुमला जैसे क्षेत्रों में चीनी सेना ने भारतीय सेना को पीछे धकेल दिया, क्योंकि हमारे सैनिकों को पैदल ही सीमित साधनों से लड़ना पड़ा। 1962 की हार ने भारत को यह सबक दिया कि सीमा पर मजबूत बुनियादी ढांचा किसी भी देश के लिए अनिवार्य है। उस समय भारत की नीति थी कि सीमा पर सड़कें न बनाई जाए ताकि दुश्मन के लिए आक्रमण आसान न हो, लेकिन ये नीति उल्टी साबित हुई, क्योंकि इससे हमारी सेना की गतिशीलता प्रभावित हुई। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे इस ऐतिहासिक गलती को सुधारने का प्रयास है। यह हाईवे भारतीय सेना को तेजी से सैनिकों, हथियारों और भारी तोपों को सीमा तक पहुंचाने की सुविधा देगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये चीन के बेहतर इलाके और मौजूदा बुनियादी ढांचे को लाभ को कम करेगा। उदाहरण के लिए 2022 में तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प ने दिखाया कि त्वरित प्रतिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। इस हाईवे के साथ भारत की सैन्य तैयारी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। चीन ने हाल के सालों में LAC के पास 90 गांव स्थापित किए हैं। 2018 से 2022 के बीच में 600 से अधिक गांव बनाए हैं। सैन्य सुविधाएं भी शामिल है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे इन गतिविधियों का प्रत्यक्ष जवाब है। यह हाईवे दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बेहतर करेगा, जिससे स्थानीय लोगों का पलायन रुकेगा और व्यापार निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर भारत हर दृष्टिकोण से जा रहा है। 1962 हो, 2020 हो, इन सब को देखते हुए 2027 तक यह हाईवे पूरा हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।